चलो कल हमने इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सही ना, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या क्या कर लिया है। कल मैंने तुम्हें प्रिपरेशन ऑफ एल्केन करा दिया था और फिजिकल प्रॉपर्टीज करा दी थी। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कराया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन मैंने स्टार्ट किया था तुम्हारा एल्कीन से और एल्काइन से, थे ना। एल्कीन से सेबेडियस एंट्रेंस रिडक्शन से किया था। इथीन में डाला H2Ni तो इथेन मिल गया, या इथाइन में डाला H2Ni तो मिल गया इथेन। डिटेल इसकी दे दी थी। दूसरा मैंने तुम्हें बताया था अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड में एक तो तरीका था, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन चाहिए, जैसे सी एच थ्री सी एल में H2 डाल दें अगर जिंक और H+ की प्रेजेंस में, तो मिथेन मिल जाएगा। और CH3Cl में Na ड्राई ईथर डाल देंगे तो इथेन मिल जाएगा। मिथेन मिला था CH3Cl H2 डाला ZnH+ की प्रेजेंस में, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन CH3Cl में Na ड्राई ईथर डाल देंगे अगर, तो मिल जाएगा इथेन। ये है वुर्ज रिएक्शन। और तीसरी रिएक्शन हमारे कोर्स में नहीं थी, वो थी कोरे हाउस रिएक्शन। उसमें CH3Cl से अगर मेरे को प्रोपेन चाहिए, पेंटेन चाहिए, तो कोरे हाउस रिएक्शन के थ्रू मिल जाता है। पहले लिथियम ड्राई ईथर, फिर CuI गिलमन रिएजेंट मिलेगा, फिर उसमें उसके अंदर R-X डालेंगे SN2 मैकेनिज्म से, जो भी आंसर चाहिए वो मिल जाएगा उससे। और तीसरा तरीका था सोडियम सॉल्ट से। तीसरा तरीका था सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से। उसमें रिएक्शन पढ़ाई मैंने तुम्हें RCOH, उसमें NH और CO डाल देंगे तो एल्केन मिल जाएगा, या RCON में कोई से इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड लगा देंगे तो एल्केन मिल जाएगा। उसमें डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो कार्बन को कम करने के काम आती है। ये हो चुका है उसके अंदर। और अगर थोड़ा बहुत चाहें तो उसमें, जैसे मैंने अगर ये डाला तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन भी हो गई है उसके अंदर। ये मैंने तुम्हें कल कराया था। अगर मैंने इसमें डाल दिया NaOH और CaO तो क्या मिलेगा। NaOH और CaO तीन। तो क्या मिल जाएगा इसके अंदर, बेंजीन। ये सबको पता होगा। और ऐसे ही अगर मैं फिनॉल में, ध्यान देंगे, फिनॉल में जिंक डस्ट डाल दूंगा तो भी क्या मिल जाएगा, बेंजीन। याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। शायद ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, दो दे रखे हैं। तीसरा, अगर मैं क्लोरोबेंजीन में निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय साथ में बेस डाल दूं तो भी मिल जाता है बेंजीन। ये प्रोवाइड करता है दो नेशन हाइड्रोजन। क्लियर, ये प्रोवाइड क्या करेगा, दो नेशन हाइड्रोजन। तो एक तरह से एक H आ जाएगा और एक HCl बाहर निकल जाएगा। सही ना, ये मेथड भी है। इसके अलावा अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, BDC N2Cl है, इसमें इसमें क्या डाल देंगे तो मिल जाएगा H3PO2 इन Cu+। ये सब पूछे हुए मेंस के अंदर। और इथेनॉल डाल दो, और इथेनॉल, तो इससे भी बेंजीन मिल जाएगा। सही ना, इससे भी बेंजीन मिल जाएगा। और तरीके तो पता हो किसी को, चार तरीके बता दिए मैंने। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन एक्सरसाइज। सर इस सेकंड में क्या क्या डाला है? सेकंड में जिंक डस्ट, फिनॉल में ना। क्लियर हो गया कि नहीं है। और तरीके मैं तुम्हें बताऊंगा इसके अंदर, जैसे एरोमेटाइजेशन, उसके थ्रू भी मिलता है। ना, और भी तरीके हैं। अभी तुम्हें चार बता दिए मैंने, चारों याद कर लेना एक बार। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों पूछते हैं पेपर में। सही ना। नेक्स्ट, अब मैंने फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज आई थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने तुम्हें बताया कि एल्केन जो है C1 से C4 तक गैसेज है, C4 से फिर C5 से C17 तक लिक्विड है, उसके बाद सॉलिड है। एल्कीन जो है C1 से C3 तक गैसेज है, C4 से लेके C17 तक लिक्विड है, उसके बाद सॉलिड है। एल्काइन C1 से C13 तक गैसेज है, और C4 से लेकर के C11 तक लिक्विड है, और उसके बाद ये सॉलिड्स है। ये सब बता दिया था मैंने तुम्हें, सही ना, ये सब तुम्हें बता दिया था उस दिन। और इसके अलावा फिर इसके डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। एल्केन्स के अंदर ऑल्टरनेशन इफेक्ट होता है। सॉलिबिलिटी, कोई भी सॉल्युबल नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सारे सॉल्युबल हैं। ये सब चीजें मैंने बता दी है तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। और अभी मेरे को स्टार्ट जो करना है वो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। थोड़ा बहुत मैं एल्कीन एल्काइन की भी, एल्कीन और एल्काइन की भी डिस्कस कर दूंगा साथ, जो ज्यादातर कॉमन होंगी। तो अब है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फास्ट देखेंगे, जल्दी करेंगे इसको। जैसे एग्जांपल CH4 है, इसमें मैं Cl2 सनलाइट डालता हूं तो क्या आंसर आता है, CH3Cl प्लस बाय प्रोडक्ट। ये कुछ अमाउंट में डिपेंड करेगा, अगर दोनों एक्सेस में है, ये और ये दोनों एक्सेस में है, तो CH2Cl2 प्लस CH Cl3 प्लस CCl4, ये चारों आएंगे।
ये चारों आएंगे। अगर CH4 एक्सेस में है, ध्यान देना, IIT में पूछा हुआ है ये, CH4 एक्सेस में है तो CH3Cl होगा मेजर प्रोडक्ट। CH4 एक्सेस में है तो CH3Cl होगा मेजर प्रोडक्ट, और अगर Cl2 एक्सेस में है तो CCl4 मेजर होगा। ऐसे पूछते हैं पेपर के अंदर। और दोनों एक्सेस में है तो चारों प्रोडक्ट मिलेंगे। तो और कुछ बाय प्रोडक्ट मिलते हैं इसके अंदर। बाय प्रोडक्ट ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट इथेन है, एनसीईआरटी में गिवन है। इथेन में मिलता है, मैं भी तुम्हें मैकेनिज्म में प्रूव कर दूंगा। और मेनली हम जो स्टडी करेंगे वो इसको स्टडी करेंगे तो CHCl, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अब इसका मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, फ्री रेडिकल में 3 स्टेप चलते हैं हमेशा। 3 स्टेप्स क्या है? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन, पहला है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन के अंदर Cl2 जो है लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, जिसने मैकेनिज्म में पड़े ना, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया होगा ये। एक मैकेनिज्म मैंने एक क्लास में डिस्कस किया होगा, इतना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। अभी मैं थोड़ा जल्दी करूंगा डिस्कस, ढंग से देखेंगे। Cl2 जो है लाइट के प्रेजेंस में, इसका होमोलिटिक फिजन होगा और मिलेगा 2Cl रेडिकल, ये चेन इनिशिएशन। एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन ले जाएंगे। चेन प्रोपेगेशन के अंदर अब CH4 आया, CH4 आया, ध्यान रखना मैकेनिज्म के अंदर, अगर इसका रेडिकल बनेगा, लाइट थी ना, लाइट पहले वीकर बॉन्ड को तोड़ेगी। वीकर बॉन्ड कौन सा है? Cl2 वाला, ठीक है ना। अगर इसका रेडिकल बनेगा तो इस पे अटैक होगा, और इसका रेडिकल बनेगा तो इस पे अटैक होगा। बस यही है मैकेनिज्म के अंदर। Cl2 है और CH4 है, जिसका रेडिकल बनेगा दूसरे पे अटैक कर देगा। तो अब Cl का रेडिकल बना है तो CH4 पे अटैक कर दिया, और Cl पे अटैक करते ही क्या दे देगा? क्या करेगा यहाँ पे? अभी बोलो। HCl बन जाएगा। इसके H को, किसी एक CH बॉन्ड को वीक कर देगा, किसी भी एक CH बॉन्ड को वीक कर देगा, किसी भी एक CH बॉन्ड को वीक कर देगा, उसको होमोलिटिक फिजन कर देगा, और क्या आ जाएगा? CH3 रेडिकल और HCl। ध्यान रखना, H रेडिकल कभी नहीं आएगा अकेले। अब इसका रेडिकल बन गया CH3 का, अब इसका रेडिकल बन गया तो किस पे अटैक करेगा? ये बन गया ना इसका रेडिकल, अब ये किस पे अटैक कर देगा? फर्स्ट स्टेप था ये। अब ये किस पे अटैक करेगा? CH3 रेडिकल, Cl रेडिकल। Cl2 पे दूसरा एक्सेस में है ना, Cl2 पे अटैक कर देगा। तो आंसर क्या आ गया? CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। अब इसका रेडिकल बन गया, अब ये किस पे अटैक कर देगा? इसका रेडिकल बन गया, किस पे अटैक करेगा? CH4 पे। अब ये CH4 पे अटैक करेगा तो दोनों स्टेप रिपीट हो गए। ये दोनों स्टेप रिपीट हो गए कि नहीं? दोनों स्टेप रिपीट हो गए, तो क्या मिल गया यहाँ पे? CH3Cl। फिर दोबारा CL रेडिकल बन गया, दोबारा ये CH4 पे अटैक कर देगा, और ये तब तक करता रहेगा जब तक CH3Cl एक्सेस में नहीं होगा। और जैसे ही ये एक्सेस में हो जाएगा तो इसी पे अटैक कर देगा। तब ये वाले दूसरे आंसर आएंगे, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। क्लियर हुआ कि नहीं है? और लास्ट है चेन टर्मिनेशन। कोई भी दो रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, रेडिकल कंबाइन करते ही चेन टर्मिनेट कर जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी। जैसे Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल कंबाइन कर, तो Cl2 बन गया, चेन रुक जाएगी। जैसे Cl रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल कंबाइन कर गए तो CH3Cl बन गया, चेन रुक जाएगी। जैसे CH3 रेडिकल, दो ही रेडिकल थे ना इधर, एक Cl रेडिकल था, एक CH3 रेडिकल, दोनों CH3 रेडिकल कंबाइन कर गए तो इथेन बन गया ना, इथेन। तो ये बाय प्रोडक्ट बनता है, ये बाय प्रोडक्ट बनता है। एक बार हैंड से करेंगे जल्दी से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ आ गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखा है, तुम्हें करना है ये पहली हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेमांग, शरद, गर्व, तान्या, छवि, जिया, कृष, नयन, मनीष, इशिता, हरिंदर, ध्वनि, चेतन, सौम्या, रिदम, सचित, कुशाल, हितेश, नवीन, गर्व, ध्रुव। ध्रुव को, मनन को और सिद्धेश को समझ नहीं आया? सर मेरे को आ गया, मेरा हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। चलो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। आगे नोट करेंगे, आगे नोट करेंगे। ये एक मैकेनिज्म बता दिया मैंने। मिथेन से में Cl2 सनलाइट डालेंगे तो CH3Cl मिलता है, ये नहीं भूलना बिल्कुल भी। और ये तुमने असेंट ऑफ सीरीज, डिसेंट ऑफ सीरीज, कल तुम जो याद करके आओगे सारा ढंग से, सारी रिएक्शन लिख के लाना है। ये मैं ओरली बुलवाऊंगा तुमसे चैप्टर, जितना मैं पढ़ा दूंगा अभी, सही ना। तो ये पहली रिएक्शन हो चुकी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फर्स्ट रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में थी इसकी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब मैकेनिज्म भी करा दिया मैंने इसका। नेक्स्ट अब इसकी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन आएंगी, नोट करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके अंदर पार्ट्स में लिखना है, पार्ट्स में लिख दो। डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट कर दो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जैसे पहले कंबशन रिएक्शन, अगर कंबशन होगा इसका, जैसे CH4
प्लस O2, कंबशन होगा तो क्या मिलता है, CO2 प्लस 2H2O, ऑक्सीजन 4 है तो 2 लगाया और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, CH4 कंबशन ये। ऐसे ही अगर एल्केन है CnH2n प्लस 2, ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है, इसका कंबशन किया, O2 डाला इसके अंदर, तो क्या मिलेगा, पहले NCO2 प्लस N प्लस वन H2O, ध्यान आ गया कि नहीं, CnH2n प्लस 2 N+1 H2O। अब टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 2N है यहाँ पे और N+1 यहाँ पे, तो 3N+1 ऑक्सीजन हो गए, यानी 3N+1/2 इस तरह से बैलेंस करना है। कोई डाउट किसी को, कर लोगे ना ये। यस सर। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ध्यान रखना, तो कार्बन ब्लैक बनता है। अगर मिथेन का ही ले लो, अगर इसका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, अगर इसका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो CO बनेगा, CO बन जाएगा इसमें, नहीं CO नहीं, C बनेगा इसमें, कार्बन ब्लैक प्लस क्या बच गया, चेक करना एक बार, 2H2O, कार्बन ब्लैक प्लस 2H2O, ये इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन ब्लैक बनेगा, और ये यूज कहाँ पे होता है, प्रिंटर की इंक में यूज होता है, ब्लैक पिगमेंट्स में या इंक में, सिंपली इंक में यूज होता है, इंक के अंदर ये प्रेजेंट होता है, कार्बन ब्लैक। कोई डाउट किसी को, है ना, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन ब्लैक बन जाएगा, और जो यूज होता है इंक्स वगैरह या प्रिंटर की इंक्स जो होती है उसके अंदर यूज होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने पहले तुम्हें बताया, कंबशन ऑक्सीडेशन हुआ है इसके अंदर, कार्बन -4 से +4 में गया है तो ऑक्सीडेशन हुआ है ये। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फर्स्ट बताया मैंने तुम्हें कंबशन, सेकंड लिखेंगे, सेकंड सेकंड इसके अंदर जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है, ये सब पूछे हुए हैं जेई मेंस के पेपर में। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जिसको याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे वहां पे, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी पढ़ना। CH4 में अगर मैंने O2 डाला, इसमें 3 रिएक्शन है, तीनों याद करनी है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में। CH4 में अगर मैंने O2 डाला, कॉपर के, हॉट कॉपर लिख देना, कॉपर एट 523 केल्विन, तो क्या मिल जाता है, CH3OH, मिथेनॉल जिसको हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं, मिथेनॉल जिसको हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। और अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया CH4 के अंदर O2, CH4 में O2, ये पूछा हुआ जेई मीन्स, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में MO2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में डाला इसको, तो मिलता है HCHO, तो HCHO मिलता है, ये पूछा हुआ है जेई मीन्स में, और साथ में H2O। और तीसरी रिएक्शन CH4, अब इसमें ले लेते हैं, से इथेन है, इथेन में O2 डाल दिया, इथेन में O2 डाल दिया, मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस में, मैंगनीज एसीटेट, है ना, मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस में, तो मिलता है एथिनोइक एसिड, तो एथिनोइक एसिड। तीन याद रखने हैं तुम्हें इसे, एक तो मिथेनॉल कॉपर 523 केल्विन पे, मोलिब्डेनम ऑक्साइड तो HCHO, मोलिब्डेनम ऑक्साइड ये पूछा हुआ है जेई में से, तीनों में से कोई भी आ सकता है फिर। C2H6 में O2 डाला तो एसिटिक एसिड, ये याद कर लेंगे, सही ना। और वैसे इनका एल्केन्स को ऑक्सीडाइज करना, नॉर्मली कोई पूछेगा, कोई भी एल्केन है, इसको ऑक्सीडाइज करना बहुत टफ है, इसको ऑक्सीडाइज करना बहुत टफ है। लेकिन अगर टर्शरी हाइड्रोजन है किसी के पास, लेकिन किसी का टर्शरी हाइड्रोजन है जैसे ये, तो अगर इसमें कर सकते हो तो ये याद कर लेना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर इसमें मैंने KMnO4 के साथ गर्म कर दिया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ गर्म कर दिया, ड्रास्टिक कंडीशन लगा दी, तो इसका ये वाला हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीडाइज होता है, तो इसका ये वाला हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज होता है। क्यों, तुम कह सकते हो कि MnO4 नेगेटिव में Mn+7 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस हाइड्रोजन के पास देखो, इस कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इधर भी डोनेटिंग ग्रुप, इधर भी डोनेटिंग ग्रुप, इधर भी डोनेटिंग ग्रुप, तो इसलिए दिस कार्बन हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये वाला H ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा इसका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3 तो ये याद रखते हो, याद कर लेना, है ना, इसको याद रखते हो तो याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये एक जेई मेंस में पूछा हुआ है, और एक ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एल्केन्स दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, नॉर्मल कंडीशन में क्वेश्चन आता है तो तुम ये लिखोगे, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, बस ये टर्शरी वाले में ड्रास्टिक कंडीशन लगा करके हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन में नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे,
ऑक्सीडेशन में मैंने तुम्हें कौन कौन सी, पहले मैंने तुम्हें बताया सब्स्टिट्यूशन, फिर ऑक्सीडेशन में पहला पढ़ाया नॉर्मल कंबशन जो होता है, दूसरा बताया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और तीसरा अब करेंगे हम इसके अंदर तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वेपर फेज नाइट्रेशन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में, नीट में भी और आईआईटी मेंस में भी बहुत बार पूछा हुआ है। जो करना चाहे तो कर लेगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मिथेन है, इसमें डाल दिया मैंने फ्यूमिंग HNO3, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसका, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। फ्यूमिंग HNO3 डाल दिया तो मिल जाएगा CH3NO, CH3NO2 मिल जाएगा, CH3NO2 और H2O बाहर। और अगर मैंने कोई बड़ा ग्रुप, ये फ्यूमिंग HNO3 यानी वेपर्स की फॉर्म में है, ड्रास्टिक कंडीशन रिएक्शन होती है, लगभग लगभग लगाना टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है ना, और ऐसे डाला ही हुआ। तो अगर मैंने लिया, मान लो मैंने प्रोपेन ले लिया, प्रोपेन ले लिया और इसमें डाल दिया फ्यूमिंग HNO3, वही हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो इस केस में ना ये प्रोडक्ट मिलते हैं, CH3CHNO2, ये वेपर फेज नाइट्रेशन है टॉपिक, CH3CH2CH2NO2, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोमिथेन, ये चारों मिलेंगे इसमें, ये चारों मिलेंगे, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाएगा हाई टेम्परेचर। ये मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन्स मिलता है, इसलिए इसको प्रेफर नहीं करते हैं। मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन्स मिलता है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं। और मेजर जो है यही होगा, ये ऑर्डर मैंने जो लिखा है ना, यही ऑर्डर है, क्योंकि इसका रेडिकल सबसे स्टेबल होगा। ये था वेपर फेज नाइट्रेशन, थर्ड रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है, ये थर्ड थी, और ऑक्सीडेशन ही हो रहा है इसके अंदर, ये ऑक्सीडेशन ही है, दिख रहा होगा तुम्हें, CH4 था, यहाँ CH3NO2 मिल गया, ऑक्सीडेशन हुआ है ये। ऐसे ही वेपर फेज सल्फोनेशन, वेपर फेज सल्फोनेशन, इसमें डाल दिया मैंने H2SO4, तो इसमें मिलता है CH3SO3H और CH3OSO2OH लिख सकते हो, OSO2H या OSO3H, OSO2OH और CH3SO3H लिखोगे, मिथेन सल्फोनिक एसिड, तो भी सही, तो भी सही है। ये ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, ये याद रखना, सही ना। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काउंट होता है, सही ना, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काउंट होगा। नेक्स्ट नोट करना है, एक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक जितनी बताई है रिएक्शन इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इंपॉर्टेंट, एरोमेटाइजेशन, सही ना। ये क्या है कि जैसे हेक्सेन है, हेक्सेन लिया मैंने, हेक्सेन को मैं आइसोमराइज कर रहा हूँ कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, CH3 CH2 CH2 CH3, और इसमें कैसे आइसोमराइज होता है ये, जब मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, Cr2O3 Al2O3, या फिर MO2O3 भी डल सकता है, या V2O5 भी डल सकता है, सब याद रखना है ये कोई भी रीजन, कोई भी कैटेलिस्ट डल सकता है इसके अंदर से। ये डाला मैंने जब इसके अंदर 10 to 20 एटमॉस्फेयर, 773 केल्विन टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे, और इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इसके अंदर होता है डिहाइड्रोजनेशन पहले, यानी ये H2 बाहर निकलेगा और साइक्लो एल्केन मिलेगा, साइक्लो हेक्सेन मिलेगा, और उसके बाद H2, हर दो मतलब साइक्लो हेक्सेन बनने के बाद हर जगह से H2 निकलता जाएगा और हो जाएगा एरोमेटाइजेशन, ये दो H बाहर, ये दो H बाहर, ये दो H बाहर, तो आंसर आएगा बेंजीन। हेक्सेन में Cr2O3 Al2O3 डाला, 10 to 20 एटमॉस्फेयर, 773 केल्विन, बेंजीन आंसर है, भूलना नहीं बिल्कुल इसको। आंसर क्या आएगा, बेंजीन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन, ये पूछते हैं, डेफिनेशन भी आती है, डिफाइन एरोमेटाइजेशन विद एग्जांपल, डिफाइन एरोमेटाइजेशन विद एग्जांपल, तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, क्या हुआ इसके अंदर, डिहाइड्रोजनेशन, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व डिहाइड्रोजनेशन, आइसोमराइजेशन, ये अरेंज किया ना मैंने इसको एक फॉर्म में, डिहाइड्रोजनेशन, आइसोमराइजेशन एंड साइक्लाइजेशन, डिहाइड्रोजनेशन, आइसोमराइजेशन एंड साइक्लाइजेशन इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन, इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। क्लियर हुआ कि नहीं, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइसोमराइजेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड साइक्लाइजेशन इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। तो एग्जांपल दे दी, हेक्सेन से बेंजीन, अगर यहाँ पे हेक्सेन की जगह आ जाए सपोज हेप्टेन,
1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है इसमें, और इसमें डाल दे Cr2O3, Al2O3, 10 से 20 एटमॉस्फेयर और 773 केल्विन, तो इसके इसमें आ जाएगा टोल्यूइन। तब आंसर आ जाएगा टोल्यूइन, ये भी भूलना नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैंने ले लिया ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें, देख लो एक बार, सेम कंडीशंस, तो इसके इसमें मेन आंसर आता है ऑर्थोजाइलिन, लेकिन साथ में मेटाजाइलिन भी मिलता है, ये मेजर आंसर है। साथ में मेटाजाइलिन, साथ में पैराजाइलिन, और कुछ अमाउंट में इथाइल बेंजीन, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? ये एरोमेटाइजेशन क्लियर हो गया। एनसीईआरटी में सिर्फ ये है एक रिएक्शन, एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, हेक्सेन से बेंजीन, हेक्सेन से बेंजीन, प्रिपरेशन में नोट कर लेना इसको भी, सही ना, एरोमेटाइजेशन को, हेक्सेन से बेंजीन। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। चलो ये नोट करना है। नेक्स्ट सेक्शन लिखनी है। नेक्स्ट सेक्शन इसके अंदर लिख लो तुम, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मैंने कौन कौन सी बता दी। ऑक्सीडेशन में बताया मैंने तुम्हें, ऑक्सीडेशन में पहला बताया वो कंबशन, दूसरा कंट्रोल ऑक्सीडेशन, तीसरा सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एरोमेटाइजेशन। एक और रखेंगे, एक और इम्पोर्टेंट है, वो भी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में पूछा हुआ काफी बार, और जल्दी से नोट करेंगे, स्टार मार्क कर लेना इसको, कि बोर्ड के लिए कर रहे हो या स्कूल के लिए कर रहे हो तो मत करना इसको। ऑक्सीडेशन बाय सेलिनियम, सेलिनियम और पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, या जिंक भी यूज करते हैं, सेलिनियम और जिंक भी यूज करते हैं, ठीक है, सेलिनियम और जिंक भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर मैंने बस इसके अंदर क्या है कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है, इसमें क्या मिलता है, एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है, बस एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। जैसे मैंने कंपाउंड लिया ये, मैंने इसमें डाल दिया सेलिनियम, इसके बाद गर्म कर रहे हैं, सेलिनियम के गर्म कर रहे हैं, ध्यान रखना, और पैलेडियम कार्बन, ये डाल दिया, और पैलेडियम कार्बन, तो ये यहाँ से भी डिहाइड्रोजनेशन कर देगा, ये यहाँ से भी डिहाइड्रोजनेशन कर देगा, और आंसर क्या आ जाएगा, बेंजीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर एरोमेटाइजेशन करना है तुम्हें डिहाइड्रोजनेट करके, यानी ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन वाला, तो बेंजीन मिल जाएगा। तुम ये वाला कंपाउंड लोगे, सेम एजेंट, तो बेंजीन मिल जाएगा। तुमने ये वाला कंपाउंड ले लिया, सेम रिएजेंट, तो बेंजीन मिल जाएगा। इवन तुमने अगर ये ले लिया, ये यहाँ पे, तो बेंजीन मिल जाएगा, और नेपथलीन मिल जाएगा। और अगर तुमने ऐसे भी ले लिया, सेलेनियम के साथ गर्म किया या जिंक के साथ गर्म किया, तो भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं ये प्रोसेस? ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो जिसको नहीं करना है छोड़ देगा इसको। वैसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन में इसका यूज आता है। सेलेनियम डाल दिया कंपाउंड के अंदर, तुम सोच भी नहीं पाओगे कि क्या करना है इसके अंदर, इसलिए अगर कर सकते हो तो कर लेना जरूर, है ना, कर सकते हो तो कर लेना। ये मैंने ऑक्सीडेशन वाले 6 मेथड बता दिए तुम्हें, ऑक्सीडेशन वाले 6 मेथड बता दिए। पहला कौन सा मेथड था, कंबशन, दूसरा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, जिसमें वो जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, और तीसरा बताया मैंने तुम्हें सल्फोनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर उसके बाद एरोमेटाइजेशन, और लास्ट बताया ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम, ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम। नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसकी रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इसकी आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। ये 6 मेथड मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन के अंदर बताए, थर्ड मेथड आ गया ये, ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन। इसमें क्या है, जैसे ब्यूटेन कंपाउंड है, ब्यूटेन में अगर मैंने एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया ना, तो ये आइसोमराइज कर जाएगा, ये आइसोमराइज करके आइसोब्यूटेन दे देगा, आइसोब्यूटेन। तो कई बार इसकी जरूरत भी पड़ती है, कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। अगर पेंटेन है, एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, आइसोपेंटेन दे देगा, है ना, आइसोपेंटेन। हेक्सेन होता तो भी आइसो हेक्सेन मिलता, 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल पेंटेन, आइसो हेक्सेन मिलता, 3 मिथाइल पेंटेन जो है वो थोड़ा कम अमाउंट में मिलता। क्लियर हो गया कि नहीं? आइसोमराइजेशन एक्शन क्लियर हो गई। थोड़ा सा इसमें ना ध्यान रखना, मैकेनिज्म अगर लिखना है ना, थोड़ा बहुत इसके अंदर एसिड भी डलता है, जैसे HCl। नोट कर लिए?
यस तो ये रिएक्शन हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करना है इसमें, तीन रिएक्शन, तीन हो गई है, दो ऑक्सीडेशन के अंदर 6 बताई है। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा आइसोलेशन। फोर्थ नोट कर लेंगे पायरोलिसिस। पायरोलिसिस नाम से ही दिख रहा है, ये गर्म करके बॉन्ड को तोड़ना। पायरो मीन्स हीट, लिसिस मतलब क्लीवेज। तो गर्म करके बॉन्ड को तोड़ना। इसमें क्या है, हायर एल्केन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू लोअर एल्केन्स बाय हीटिंग। हायर एल्केन्स आर कन्वर्टेड इनटू लोअर एल्केन्स बाय हीटिंग। समझ गए कि नहीं? ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, और एक और नाम है इसका क्रैकिंग। हायर एल्केन्स को लोअर एल्केन्स में कन्वर्ट करना। जैसे अगर मैंने ले लिया सपोज, कोई भी एल्केन तुम सोच सकते हो, मैंने ले लिया सपोज हेप्टेन C7H16, इसको गर्म किया मैंने। डिफरेंट तरीके से तोड़ सकते हैं इसको। इसको डिफरेंट तरीके से तोड़ सकते हैं, जो टेम्परेचर एरोमेटाइजेशन में था वही टेम्परेचर रखते हैं इसके अंदर, 773 केल्विन। बस कैटलिस्ट वगैरह यूज नहीं करते, टेम्परेचर से ही करते हैं सिर्फ। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे तुमने आंसर लिया पेंटेन, C5H12, बचे हुए कार्बन कितने हो गए, C2H4। ये आंसर आ गया। या फिर 773 केल्विन पे मैंने गर्म किया इसको, तो एक लिया मैंने C4H10, तो साथ में एक एल्कीन कौन सा आएगा, C3H6। समझ आ गया कि नहीं? डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं इसको। क्लियर हुआ कि नहीं है? और भी, अगर मैंने यहाँ पे मैंने C3H8 ले लिया, तो बचेगा क्या, C4H8। क्या क्लियर हो गया पायरोलिसिस प्रोसेस? क्लियर हो गया कि नहीं है? गर्व, यस सर। क्लियर हो गया ना ये? यस सर। पेट्रोल वगैरह की प्रिपरेशन इसी से होती है, ना, पेट्रोल वगैरह। ये फोर्थ प्रोसेस खत्म हो गया हमारा। ये फोर्थ प्रोसेस था जो खत्म हो गया, पायरोलिसिस। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम के रिएक्शन होगी जैसे एल्केन की, जो एक रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, यही करनी है तुम्हें। स्टीम के रिएक्शन है, निकल के हीट किया, निकल के गर्म किया इसको, तो वाटर गैस मिल जाएगी या सिन गैस, CO+3H2। ये तो तुमने पढ़ाई हुआ है। ये मैंने तुम्हें बता रखा है हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर। एल्केन्स में जब स्टीम पास करते हैं तो क्या मिलता है, CO+H2। इसको ऑक्सीडेशन में भी काउंट कर सकते हैं ना, इसको ऑक्सीडेशन में भी काउंट कर सकते हैं। लास्ट जो रिएक्शन लिखनी है जल्दी से नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सही ना, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये एल्केन की तो नहीं है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन की होती हैं। जैसे अगर मैंने इथीन लिया, ध्यान देंगे, मैंने इथीन लिया, इथीन के n मॉलिक्यूल्स लिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इसमें मैंने हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर रखा, कैटलिस्ट भी यूज किए, कैटलिस्ट भी यूज किए, तो ये आंसर दे देगा पॉलीथीन। ये शायद तुमने पढ़ा भी हो, पॉलीथीन। और अगर ये HTP है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, अगर ये, अगर ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी मतलब 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी, तो उस केस में कैटलिस्ट यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, IIT में पूछा हुआ है वो। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, यानी ट्राईसाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4। 12 साल बच्चों को तो देखते ही पता लग गया होगा, पॉलीमर चैप्टर में है, इसके कहते हैं जिगलर नाटा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इथीन से पॉलीथीन। और प्रोपीन होगा, अगर अगर प्रोपीन, डबल बॉन्ड पे बस तुम्हें देखना है, डबल बॉन्ड को चेक करना है, डबल बॉन्ड को तुम्हें हॉरिजॉन्टली रखना है, बाकी सबको नीचे रखना है ऐसे। एन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपीन लिए, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर रखा हमने, तो मिल जाएगा पॉलीप्रोपीन। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर देना, आस पास वैलेंसी फ्री कर देना, तो ये मिल जाएगा पॉलीप्रोपीन। क्या मिल जाएगा ये, पॉलीप्रोपीन। क्लियर है? तो यहाँ पॉलीप्रोपीन में इथीन से पॉलीथीन, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन, ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर से। नेक्स्ट अब है इसी के अंदर, अगर इथाइन गैस है, इथाइन गैस को ये सबने पढ़ा होगा, ये भी पढ़ रखा सबने, दोबारा देख लेंगे। इथाइन गैस को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं। रेड हॉट आयरन ट्यूब से क्या मिलता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो बेंजीन। इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल्स देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देना। ये ऐसे आइसोमराइज करते हैं और पॉलीमर बनता है
ट्राइमर बना, एक तरह से बेंजीन मिल जाता है। और इसी के अंदर अगर मैं NiCN2 डाल दूं ना, NiCN2, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन मिलता है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, कॉट बोलते हैं इसको, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये मिल जाएगा। समझ आ गया को तुम ये भी। नेक्स्ट, और इसमें अगर मैंने प्रोपाइन गैस ले ली, प्रोपाइन गैस, रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो मिलेगा मेसिटाइली। बहुत इंपॉर्टेंट, एसीटोन और डाइल्यूट H2SO4 डालने पर भी मिलती है, एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ाया था, एल्डोल कंडेंसेशन, मेसिटाइलिन। और अगर मैंने ले लिया ब्यूटुआइन, रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो मिल जाता है हेक्सा मिथाइल बेंजीन। जैसे मैंने इथाइन बना, इथाइन से बेंजीन बनाया ना, सेम ऐसी बनेगा, हेक्सा मिथाइल बेंजीन, हेक्सा मिथाइल बेंजीन, HMB, सही ना, हेक्सा मिथाइल बेंजीन, ये तुम्हें करना है इसके अंदर, हेक्सा मिथाइल बेंजीन। दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये मैं लेता हूँ इथाइन गैस, और इसमें मैं Cu2Cl2 और NH4Cl डालता हूँ, तो मिलेगा डाइमर बन जाएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और अगर इसी के अंदर मैं इथाइन गैस में Cu2Cl2 और NH4OH डालता हूँ, फेरिंग सोल्यूशन टाइप, तो CuC लगा के रेड प्रेसिपिटेट, रेड PPT। क्लियर है कि नहीं ये?